भारतीय क्रिकेट ने 1971 में ही सही मायनों में चलना सीखा था और वेस्टइंडीज, इंग्लैंड जैसी टीमों को उन्हीं की जमीन पर हराया था। ये सब कुछ मुमकिन हो पाया था दिलीप सरदेसाई के शानदार बल्लेबाजी की बदौलत। सरदेसाई ने भारत के लिए कुल 30 टेस्ट मैच खेले थे, जिनमें उन्होंने 2 दोहरे शतक समेत 5 शतक लगाए थे। विजय मर्चेंट ने उन्हें द रेनेसांस मैन ऑफ इंडिया कहा, जबकि गावस्कर ने कहा कि सरदेसाई ने ही उन्हें तेज गेंदबाजी खेलने का हौसला दिया था। नमस्कार, आप देख रहे क्रिकेट की। दोस्तों, दिलीप सरदेसाई जी के 2 एपिसोड हमने पहले ही बनाए हैं, लेकिन दिलीप सरदेसाई जी के कुछ और किस्सों के सफर अभी बाकी है, या यूं कहे तो कुछ और किस्से अभी बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बार फिर से दिलीप सरदेसाई जी के किस्सों का सफर। दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। 19 फरवरी 1971 किंगस्टन, जमैका का सबाइना पार्क वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले खेलते हुए भारत ने मात्र 75 रनों पर 5 विकेट खो दिए थे। रेडियो कमेंटेटर के मुंह से निकला, ये टीम तो किसी क्लब टीम जैसी लगती है। विदेश में अपना पहला टेस्ट खेल रहे एकनाथ सोलकर जैसे ही मैदान पर उतरे, नॉट आउट बल्लेबाज दिलीप सरदेसाई उनके पास आए और पिच तक पहुंचने के दौरान उनसे लगातार बात कर समझाते रहे कि बल्लेबाजी कैसे करनी है। सोलकर ने एक छोर संभाल लिया और सरदेसाई ने अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली। 212 रनों की इस इनिंग्स को तेज गेंदबाजी के खिलाफ अब तक की बेहतरीन पारियों में गिना जाता है। इस पारी में दिलीप सरदेसाई के बल्ले ने तो कमाल दिखाया ही, उनका दिमाग भी सोबर्स जैसे महान खिलाड़ी पर भी साबित हुआ। दिलीप सरदेसाई की बेटे और जाने माने टीवी पत्रकार राजदीप सरदेसाई याद करते हैं कि उस मैच में मेरे पिता और सोलकर ने तय किया कि वो वेस्टइंडीज को यह आभास देंगे कि वो उनके स्पिन गेंदबाज इरशान अली से बहुत प्रभावित है। उन्होंने तय किया कि वो उनके हर ओवर में एक चौका मारेंगे और एक बार बीट होंगे, और बीट होने के बाद जोर जोर से कहेंगे कि इरशान अली क्या खतरनाक बॉलर है। नतीजा ये हुआ कि सोबर्स ने ईशान को लंबा स्पेल दिया। सरदेसाई और सोलकर तो चाहते यही थे कि ईशान अली को बॉलिंग अटैक से ना हटाया जाए। इस पूरी सीरीज में सरदेसाई ने 80.25 की औसत से 3 शतकों समेत 642 रन बनाए। वेस्टइंडीज के दर्शकों ने उनका नया नाम रख दिया था सर डिमान। विजय मर्चेंट ने उन्हें द रेनेसांस मैन ऑफ इंडिया कहा, जबकि गावस्कर ने कहा कि सरदेसाई ने ही उन्हें तेज गेंदबाजी करने का हौसला दिया था। दोस्तों, दिलीप सरदेसाई का यह पहला वेस्टइंडीज दौरा नहीं था। 1962 में भी वो वेस्टइंडीज आए थे और उन्होंने वेस हॉल और ग्रिफिथ जैसे सुपर फास्ट गेंदबाजों का सामना किया था। उस दौरे में वो बड़ोदरा में रह रही अपनी गर्लफ्रेंड नंदिनी पंत को हर रोज पत्र लिखा करते थे। बाद में उन्होंने नंदिनी से शादी की, जो एक मशहूर समाज शास्त्री और फिल्म सेंसर बोर्ड की सदस्य बनी। नंदिनी सरदेसाई याद करती है कि हमने उस दौर में एक दूसरे को 100 पत्र तो लिखे ही होंगे। उस जमाने में एसटीडी तो हुआ नहीं करता था और एक दूसरे से संपर्क करने का कोई दूसरा साधन नहीं था। हमने एक दूसरे को पत्रों के माध्यम से ही जाना, फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। मैं उस जमाने में बड़ोदरा में पढ़ रही थी और मेरे पिता वहां डीआईजी हुआ करते थे। जब नंदिनी मुंबई में बीए की परीक्षा दे रही थी तो दिलीप सरदेसाई परीक्षा हॉल के बाहर उनके लिए फ्लास्क में कॉफी लिए खड़े रहते थे। 1965 में सरदेसाई ने ब्रेबॉर्न स्टेडियम में ओपनर की हैसियत से खेलते हुए 200 नाबाद रनों की जबरदस्त पारी खेली। भारत की टीम पहली पारी में सिर्फ 88 रनों पर ऑल आउट हो गई। दिलीप सरदेसाई की पारी की वजह से भारत ने फॉलो ऑन बचाते हुए मैच ड्रॉ कराया। नंदिनी सरदेसाई कहती है कि मैं उस समय गर्भवती थी, राजदीप मेरे पेट में था, मैं कमेंट्री सुन रही थी। जब मैंने सुना कि दिलीप की सेंचुरी हो गई तो सोचा स्टेडियम चला जाए। मैंने दिलीप की 100 से 200 रनों की पारी खुद अपनी आंखों से देखी।
वो कहती हैं कि कप्तान पटौदी मेरे पास आकर बोले कि आपका बच्चा हमारे लिए भाग्यशाली साबित हुआ है। जैसे ही दिलीप सरदेसाई का डबल 100 हुआ, पटौदी ने भारत की पारी घोषित कर दी। दोस्तों, 1971 के दौरे में कप्तान अजीत वाडकर ने उन्हें चंदू बोर्डे पर तरजीह देकर टीम में शामिल किया था और दिलीप सरदेसाई ने उन्हें निराश नहीं किया। वाडकर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सरदेसाई जब बैटिंग करने आते थे तो बहुत नर्वस होते थे। 10-12 मिनट बाद वो अपने शॉट लगाना शुरू करते, उनके पास रनों के लिए लालच था। जब वो 50 करते थे तो 100 बनाने की फिराक में रहते और सैकड़ा मारने के बाद उनकी नज़र में डबल सेंचुरी हुआ करती थी। वो टीम के लिए खेलते थे। अगर टीम को उनसे अच्छी पारी की ज़रूरत होती थी तो वो उसी हिसाब से अपने खेल को ढाल लेते थे, लेकिन उन्हें जितने मौके मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिले। वो बेहतरीन बल्लेबाज थे और तकनीकी रूप से पूरी तरह परफेक्ट। सरदेसाई के खेल में एक कमी थी कि उनकी फील्डिंग बहुत खराब थी। उनके बारे में एक किस्सा मशहूर है कि एक बार एडिलेड में वो एक शॉट के पीछे दौड़ रहे थे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि बल्लेबाज 5वें रन के लिए दौड़ने वाला है। सरदेसाई ने आओ देखा न ताओ, उन्होंने अपने पैर से ही गेंद बाउंड्री के बाहर मार दी ताकि बल्लेबाज को सिर्फ 4 रन ही मिले। एक बार वेस्टइंडीज में उन्होंने गैरी सोबर्स को कैच कर लिया, लेकिन अंपायर ने उन्हें आउट नहीं दिया। जब वाडकर ने अंपायर से पूछा कि कैच तो साफ था, आपने सोबर्स को क्यों नहीं आउट दिया, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि सरदेसाई कोई कैच भी पकड़ सकते हैं। दोस्तों, दिलीप सरदेसाई बहुत जिंदा दिल और मजाकिया इंसान भी थे। उनकी वजह से ड्रेसिंग रूम में हमेशा रौनक रहती थी। साथ ही खिलाड़ियों से प्रैक्टिकल जोक करना उनका शगल हुआ करता था। 1971 के वेस्टइंडीज दौरे में उनके रूममेट रहे सलीम दुर्रानी एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। वो कहते हैं कि एक शाम मेरे कमरे में फोन आया कि क्या हम सलीम दुर्रानी से बात कर सकते हैं। हम यहाँ रहने वाले भारतीय मूल के लोग हैं जो आपके लिए एक कैमरा और एक टेप रिकॉर्डर लेकर आए हैं। सलीम दुर्रानी ने कहा कि आप कमरे में आ जाइए। उन्होंने कहा कि हम रिसेप्शन के पास खड़े हैं, आप ही आ जाइए। मैं सूट पहनकर नीचे गया, लेकिन वहां मुझे कोई भी नहीं दिखाई दिया। मैं वापस अपने कमरे में आ गया। अभी सूट उतार कर बैठा ही था कि दोबारा फोन आया, आप कहाँ हैं, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। सलीम दोबारा सूट पहनकर नीचे गए, लेकिन वहां फिर कोई नहीं मिला। वो झल्लाते हुए ऊपर आ रहे थे तो उन्हें एक खंबे के पीछे से सरदेसाई की आवाज सुनाई पड़ी, तो जनाब को टेप रिकॉर्डर चाहिए। पता चला वही आवाज बदलकर उन्हें बार बार नीचे बुला रहे थे। मैं उनके पीछे दौड़ा और उन्हें स्विमिंग पूल में धक्का देकर ही मैंने दम लिया। दोस्तों, दिलीप सरदेसाई के क्रिकेट करियर का एक और यादगार क्षण तब आया जब 1971 में ही ओवल में भारत ने इंग्लैंड को पहली बार उनकी ही जमीन पर हराया। वैसे तो ये मैच चंद्रशेखर का रहा, लेकिन सरदेसाई ने भी 54 और 40 रनों की महत्वपूर्ण पारियां खेली। वो भारत के लिए और रन मारना चाहते थे, लेकिन एलन नॉट ने एक अद्भुत कैच लेकर उन्हें पवेलियन भेज दिया। उनके बेटे राजदीप सरदेसाई एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हुए कहते हैं कि मेरे पिता रेसिंग देखने के शौकीन थे। चंद्रशेखर भी टेस्ट मैच के रेस्ट वाले दिन उनके साथ रेस देखने गए थे, जिनमें मिल्ड्रेड नाम का घोड़ा जीता था। ओवल टेस्ट में जब चंद्रा बॉलिंग रनअप पर जा रहे थे तो मेरे पिता ने उनसे कोड वर्ड में कहा कि एल्ड्रिड को एक मिल्ड्रेड मारो। इसका मतलब था कि उन्हें गुगली फेंको। चंद्रा ने जैसे ही गुगली फेंकी, एल्ड्रिड का मिडिल स्टंप दूर जा गिरा। 2 जुलाई 2007 को दिलीप सरदेसाई का मात्र 67 साल यानी कि 67 इयर्स की उम्र में निधन हो गया। उनकी गर्लफ्रेंड और बाद में पत्नी बनी नंदिनी सरदेसाई ने गेटवे ऑफ इंडिया पर उन हजारों खतों को समुद्र में बहा दिया जो उन्होंने एक दूसरे को लिखे थे। और इस तरह एक महान बल्लेबाज, एक महान खिलाड़ी का अंत होता है। दोस्तों, दिलीप सरदेसाई के किस्सों के सफर में आज के लिए यहीं तक। आज का ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आगे आप किस महान खिलाड़ी के किस्सों के सफर सुनना चाहते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं।
दोस्तों आज का ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।